स्वागत आपका सुप्रभात उत्तराखंड के इस अंक में। मैं हूं राजेंद्र देव। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने पलटी खाई और यहां बारिश के साथ साथ जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही है और इसके बाद केदारपुरी ने सफेद बर्फ की चादर ओढ़ ली है। अब तक 2 फीट से ज्यादा बर्फ केदारपुरी में गिर चुकी है और इससे केदारनाथ धाम का तापमान दिन में भी 0 से 4 से 5 डिग्री तक नीचे जा पहुंचा है। आपको ये भी बताएं कि बर्फबारी के बीच भी केदारपुरी में पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। पुनर्निर्माण कर्मियों की दिक्कतें भी इस बर्फबारी ने बढ़ा दी है। इसके बावजूद भी काम चल रहा है वहां पर। केदारपुरी की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। जबरदस्त बर्फबारी, 2 फीट तक बर्फ गिरी है केदारपुरी में। देखिए आप कैसे सब कुछ सफेद। इसके बावजूद भी वहां पर पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इतनी भारी बर्फबारी में अगर पुनर्निर्माण का काम चल रहा है तो जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनके लिए कितनी दिक्कतें होंगी। केदारपुरी की तस्वीरें। और वहीं चमोली जिले के भी ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ, हेमकुंड समेत औली में भी खूब बर्फबारी हो रही है। बेदनी बुग्याल के इलाके में भी खूब बर्फ पड़ रही है और बर्फबारी का सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। औली के साथ साथ बेदनी बुग्याल में खूब पर्यटक पहुंचे। निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इससे स्थानीय लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। लोग प्रशासन के अलाव के भरोसे ठंड का सामना कर रहे हैं। बद्रीनाथ, हेमकुंड और चमोली में भारी बर्फबारी। ये देखिए आप, टेम्परेचर 0 से नीचे, जबरदस्त बर्फ और सैलानियों के लिए मजा यहाँ पर। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जिनको कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा 24/7 24 घंटे लगातार कई दिनों तक इस मौसम में रहना होता है, जीना होता है, उनके लिए दिक्कतें जरूर। वहीं औली की भी तस्वीरें सामने आई हैं। वहां जमकर बर्फबारी हो रही है। पर्यटक भी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। औली की तस्वीरें। स्कीइंग के लिए मशहूर पूरी दुनिया में औली और वहां भी खूब बर्फबारी। तो अच्छी खबर खासकर उन लोगों के लिए जो स्कीइंग में इंटरेस्टेड है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। हेमकुंड। अब देखिए चमोली जिले में ही 2 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जगह दाहिनी ओर आपकी जो स्क्रीन है उस पर औली की तस्वीर है। पहाड़ पर बर्फ किस तरह से पड़ी है ऊंचाई वाले इलाकों पर और कैसे सैलानी उसका आनंद ले रहे हैं, कैसे लुत्फ उठा रहे हैं उसका, इस बर्फबारी का, इस जबरदस्त बर्फबारी का, वो भी आप देख सकते हैं। इसका पूर्वानुमान लगाया था मौसम विभाग ने कि 5 और 6 जनवरी को जबरदस्त बर्फबारी हो सकती है ऊंचाई वाले इलाकों में और वो बिल्कुल सटीक है। आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि अंदाजा पूर्वानुमान जो था मौसम विभाग का वो कितना जबरदस्त तरीके से सटीक था। जबरदस्त बर्फबारी। तापमान दिन में भी 0 से नीचे कई जगहों पर। औली और चमोली। ठीक है ठीक है ठीक है। सफेद चादर पहाड़ पर बिछा दी गई है ऐसा लगता है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, जिनको हमेशा ये मौसम फेस करना होता है, इसमें जीना होता है, उनके लिए दिक्कतें हैं।
तो किसी के लिए ये लुत्फ उठाने जैसी बात है। जो दूर से सैलानी वहाँ पर गए हैं वो नहा रहे हैं, इसमें वो पूरा आनंद ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों के लिए कोई बहुत ठीक है खासकर बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए ये स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं, निश्चित रूप से दिक्कतें उनके लिए। तो पहाड़ों पर जो ये सफेद चादर बिछी है, ये हम आपको इन 2 तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान है मौसम विभाग का। तो पर्यटकों के लिए आज भी रविवार का दिन एक शानदार दिन रहेगा, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए जो दिक्कतें पेश आएंगी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिन लोगों को दिक्कतें पेश आई हैं उनके बारे में भी बताइए, और जो लोग लुत्फ उठा रहे हैं उनके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था कि बर्फबारी होगी 5-6 को, उस तरह से जो है बर्फबारी हुई है। और जो है रुद्रप्रयाग की अगर मैं बात करूं तो केदारनाथ घाटी में जहां बर्फबारी हुई है, केदारपुरी में जहां बर्फबारी हुई है, वहां पे जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है उन लोगों को बड़ी दिक्कत वहां पे आ रही है, क्योंकि जो तापमान है वो जो है 0 से नीचे जा चुका है। 3 से 4 माइनस डिग्री में तापमान वहां पर है, और उस तापमान में काम करना बड़ी मुश्किल का काम है, और पुनर्निर्माण कर्मियों के सामने वहां पे दिक्कत आ रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो पर्यटक स्थल है, जैसे चोपता दुगल बिट्टा हो गया, इस तरह के जो पर्यटक स्थल है जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है, वहां तक पर्यटक क्योंकि आसानी से पहुंच सकते हैं सड़क मार्ग के द्वारा, तो पर्यटक वहां पे खूब लुत्फ भी उसका उठा रहे हैं। औली चमोली में औली भी जा रहे हैं, और जो है रुद्रप्रयाग का जो चोपता दुगल बिट्टा का जो एरिया है वहां पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ से देखा जा रहा है। एक तरफ जो है जहां लोगों को कई दिक्कतें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि बर्फ अगर पहाड़ियों पे पड़ती है तो कहीं ना कहीं जो घाटियों का जो क्षेत्र है उसमें भी ठंड बढ़ती है, तो लोगों को वहां पे भी अलाव की जरूरत पड़ रही है। खासकर जो बाजार के एरिया है वहां पर लोगों को ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके जो पहाड़ के होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो है हर घर में लकड़ी जलाई जाती है, लेकिन शहरी इलाकों में ये सारी सुविधाएं नहीं होती। वहां पर जो है लोगों को केवल कपड़ों के भरोसे ही रहना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। लेकिन जिस तरह से लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी हुई है, और नए साल की जो पहली ये बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं जो है पर्यटकों को जरूर जो है सुकून मिला है, और पर्यटक जरूर जो है आकर्षित हुए हैं पहाड़ के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, और जाहिर सी बात है जो लोग पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं वहाँ पर उत्तराखंड में, और खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में या जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके लिए भी ये बड़ा अवसर है कमाई करने का। बिल्कुल, क्योंकि काफी लोग जो है आशा कर रहे थे कि बर्फबारी जल्द होगी, और नए साल में जिस तरह से बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं लोगों के जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो केवल इस चीज पर डिपेंड है कि वहाँ पे बर्फबारी हो। चोपता दुगल बिट्टा जो रुद्रप्रयाग का क्षेत्र है उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है उत्तराखंड का, और वहाँ पे टोटल जो व्यवसाय है वो इसी बात पे डिपेंड है कि जब बर्फबारी वहाँ पे होती है तो कहीं ना कहीं पर्यटक वहाँ पे लुत्फ उठाने पहुंचते हैं, और उससे आमदनी भी लोगों की अच्छी खासी वहाँ पे होती है। जो व्यवसायी है तो व्यवसायियों के चेहरे भी खिले हुए हैं, और पर्यटकों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि उन्हें एक अच्छी बर्फबारी वहाँ पे मिल रही है, और जो लुत्फ उन्हें बर्फबारी में उठाना था उसका जो है वहाँ पे उन्हें भरपूर फायदा मिल रहा है, और भरपूर जो लुत्फ उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुश होकर जो है उत्तराखंड से वो जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और शैलेंद्र, सबसे बड़ी बात तो ये कि जिन 2 दिनों में बर्फबारी हुई है वो शनिवार और रविवार के दिन थे, वीकेंड्स थे, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्यटकों के लिए कितना बड़ा अवसर। बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में 7वां वेतनमान लागू हो गया है, और इसके लिए अपर मुख्य सचिव रणबीर सिंह ने शासनादेश जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर, और इनके कर्मचारियों के लिए निश्चित रूप से राहत भरी बात। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर। दीपांकर, इसका क्या असर होगा? राजेंद्र, 2016 की जनवरी से 7वां वेतनमान लागू हुआ था, और जो कॉलेज है यहाँ पर डिग्री कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अभी तक ये लागू नहीं हो पाया था। तो पिछले जो कैबिनेट हुई थी करीब 2 हफ्ते पहले जो कैबिनेट हुई थी उसमें ये बात हुई थी कि 7वां वेतनमान लागू होगा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, और कल शाम उसका शासनादेश जारी हुआ है, अपर मुख्य सचिव रणबीर सिंह ने जारी किया है। और उसी को देखते हुए आज
सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री को सम्मानित करेंगे, सारे असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर देहरादून में, कि आपने उन्हें 7वां वेतनमान दिया। तो यानी अभी तक वो 6ठे वेतनमान की उन्हें सैलरी मिल रही थी, अब उनकी सैलरी बढ़ेगी और कई जगह उन्हें लाभ मिलेंगे। तो इसी को लेकर ये शासनादेश है। राजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका दीपांकर। तो सीएम को प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर आज सम्मानित करेंगे इस वेतनमान को लागू करने के लिए। जनवरी 2016 से लागू है, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ऐसा नहीं था। अब उसका भी शासनादेश आ गया है, तो जाहिर सी बात है, खुशी की बात उन लोगों के लिए जो शिक्षा विभाग में इन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं। अब खबर हल्द्वानी से है। वहां पर NH-74 घोटाले के आरोपी को रेस्तरां में खाना खिलाने वाले वायरल वीडियो के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और बड़ी कार्रवाई हुई है। एसएसपी नैनीताल ने 2 सिपाही सस्पेंड कर दिए। कांस्टेबल तालिब हुसैन और ललित मोहन सस्पेंड किए गए। आरोपी सुधीर चावला के साथ ड्यूटी पर थे ये दोनों ही सिपाही। ये वायरल वीडियो हमने आपको दिखाया था और हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर ये दोनों ही सिपाही सस्पेंड। एसएसपी ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि ये दोनों खाना खिला रहे थे रेस्तरां में आरोपी को NH-74 घोटाला मामले के। शैलेंद्र नेगी हमारे हल्द्वानी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। और क्या जानकारी मिल रही है आपको शैलेंद्र? ये सुधीर चावला है, ये कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था नैनीताल से हल्द्वानी, क्योंकि इसकी नैनीताल कोर्ट में पेशी के दौरान इसकी तबीयत खराब हो गई थी और वहीं से कोर्ट ने आदेश दिए थे कि इसको सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाए और हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल इसको ले जाया जा रहा था। उसी बीच में रेस्टोरेंट में खाना खिलाने का पूरा का पूरा मामला था। यही नहीं, सुधीर की पत्नी की एक महिला के साथ दिख रहा है सुधीर उसमें खाना खाते हुए अपने हाथ से उस महिला को खाना खिला रहा है और महिला सुधीर को खाना खिला रही है। तो बताया जा रहा है कि ये सुधीर की पत्नी है। तो फिलहाल जो शुरुआती जांच की है एसपी सिटी ने, हल्द्वानी ने इसकी जांच की एसएसपी नैनीताल के आदेश पर। तो उन्होंने 2 पुलिस कर्मियों जो जिनकी कस्टडी में ये थे, जिनके उसमें ये थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल। और पुलिस जो है एसपी सिटी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या और भी, क्योंकि पिछली पेशियां भी कई सारी हो चुकी हैं इसकी, और उन पेशियों के दौरान भी कहीं इसको किसी रेस्टोरेंट में खाना तो नहीं खिलाया गया। तो उन पुलिस कर्मियों की भी लिस्ट खंगाली जा रही है जो पिछले दिनों इसको पेशी में लेकर के गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। आगे बढ़ते, पौड़ी गढ़वाल में छात्रा को जिंदा जलाने के मामले में धमकी देने वाले युवक ने लिखित माफी मांगी है। हिदायत देकर पुलिस ने युवक को छोड़ दिया है। आरोपी को कोर्ट में पेशी के दौरान गोली मारने की धमकी दी गई है। फेसबुक पर आरोपी को धमकी मिली थी। दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता है धमकी देने वाला शख्स। तो कड़ी हिदायत देकर इस युवक को छोड़ दिया गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान गोली मारने की धमकी दी थी इस युवक ने आरोपी को। अगली बड़ी खबर देहरादून से है। 8 से 12 तारीख तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। डीएम मुरुगेशन ने घोषित किया है सार्वजनिक अवकाश। ठंड और कोहरे के चलते केंद्र बंद रखने के निर्देश जिलाधिकारी ने जारी किए। डीएम मुरुगेशन ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है 8 से 12 तारीख तक, ठंड और कोहरे के चलते। और बीजेपी नेता संजय कुमार पर आरोप लगाने वाली पीड़ित महिला आज एसएसपी ऑफिस पहुंची, क्षमा करें कल पहुंची। वहां पर पीड़िता ने जांच अधिकारी एसपी देहात सरिता डोभाल से मिलकर अपना बयान दर्ज कराया। इसके साथ ही अपने साथ हुए उत्पीड़न और शोषण से जुड़े साक्ष्य और ऑडियो क्लिप पुलिस को देने की बात कही है। साथ ही संजय कुमार पर मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। आई थी और उसके द्वारा कहा गया है कि इसकी जो प्रार्थना पत्र है उस पर वो एफआईआर दर्ज कराना चाहती है। तो इस संदर्भ में उसने जो है अपने बयान दर्ज कराए। उसके द्वारा ये कहा गया है कि वो साक्ष्य उपलब्ध कराएगी, परंतु अभी कराए नहीं गए हैं। और उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। हालांकि पंत ने कहा कि जो केंद्रीय नेतृत्व की पसंद होगा वही चुनाव लड़ेगा। साथ ही यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो काम उन्हें दिया उन्होंने पूरा किया। अभी दावेदारों का ऐसा विषय नहीं है, जो भी केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी पसंद करेगा वो चुनाव लड़ेगा। सर, आपकी इच्छा है लोकसभा चुनाव लड़ने की? देखिए, मुझे तो पार्टी ने जब काम दिया, इसमें मुझे राज्य के वित्त मंत्री की हैसियत से काम दे रखा है और उसको मैं बखूबी निभाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के दावेदारों की सूची लंबी होती जा रही है।
अब तो आलम यह है कि त्रिवेंद्र रावत के कई मंत्री भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर नेता मंत्री पद छोड़कर सांसद क्यों बनना चाहते हैं। – 2019 के शुरू होते ही लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से ज्यादा दावेदार नजर आ रहे हैं वो त्रिवेंद्र सरकार के मंत्री हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट के मंत्रियों में कईयों की दिली इच्छा है कि लोकसभा का उनको टिकट मिल जाए। ऐसे में पार्टी सूत्रों के मुताबिक राज्य के मंत्रियों में सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, प्रकाश पंत, मदन कौशिक, यशपाल आर्य और रेखा आर्य लोकसभा चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। यशपाल आर्य तो न्यूज 18 के कैमरे पर भी लोकसभा चुनाव की दावेदारी ठोक चुके हैं। हालांकि पार्टी अध्यक्ष ने लोकसभा सीटों की वैकेंसी को ही खारिज कर दिया। मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपनी भावना की अभिव्यक्ति कर सकता है कि वो सांसद बनना चाहता है या फला संसदीय सीट से लड़ना चाहता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उत्तराखंड में इस समय कोई भी वैकेंसी नहीं है। राज्य की लोकसभा सीटों पर नजर डालें तो पौड़ी से इस समय बीजेपी के बीसी खंडूरी सांसद हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसीलिए पूर्व सांसद और मौजूदा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को बड़ा दावेदार माना जा रहा है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी दावेदारों की सूची में है। नैनीताल लोकसभा की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी मौजूदा सांसद हैं। इस सीट पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत भी नैनीताल से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। इसी तरह अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर सूत्रों के मुताबिक राज्य मंत्री रेखा आर्य की चर्चा है, जबकि इस सीट पर मौजूदा सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करते हैं तो हरिद्वार से पूर्व सीएम निशंक अभी सांसद है, मगर राज्य कैबिनेट में मंत्री मदन कौशिक हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ऐसे में मंत्री ही हर जगह दावेदार बन जाएं तो अन्य कार्यकर्ताओं का क्या होगा? बीजेपी में अब ये सवाल भी उठने लगा है। जो काम उनको दिया गया है उसको एक सेवा, समर्पण और एक संकल्प के साथ रहना चाहिए कि मुझे जो काम दिया गया है वो मैं उत्तराखंड की जनता के लिए समर्पण के भाव से करूं। राज्य में बीजेपी के टिकट दावेदारों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आला कमान जमे जमाए चेहरों पर दांव खेलता है या फिर कुछ नए चेहरों को मौका मिलता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। राज्य में 25 दिसंबर से अटल आयुष्मान योजना शुरू हुई, लेकिन मरीजों को अब भी इलाज ही नहीं मिल पा रहा है और उसकी वजह यह है कि योजना में हर बीमारी के लिए अलग अस्पताल निर्धारित है। मतलब ये कि खास बीमारी के इलाज के लिए खास अस्पताल में ही जाना होगा। ये चौंकाने वाला खुलासा है, खुद मरीजों ने किया है। एक साल में हर परिवार को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। लेकिन जिस योजना पर सरकार इतरा रही है, ढोल बजा रही है, वो धरातल पर डामाडोल नजर आ रही है। रुद्रप्रयाग की 11 साल की बेटी गांव में करंट से झुलस गई। इलाज के लिए जब इसे देहरादून के कैलाश अस्पताल लाया गया तो इसे अटल आयुष्मान योजना का फायदा नहीं मिला, क्योंकि इस अस्पताल में बर्न सर्जरी अटल आयुष्मान योजना के तहत नहीं होती है। दरअसल सरकार ने योजना के तहत ऐसी व्यवस्था की है जिससे हर बीमारी के लिए अलग अलग अस्पताल निर्धारित हैं, यानी कि एक खास बीमारी का इलाज आपको खास अस्पताल में ही मिलेगा। तो आज आयुष्मान में ये हॉस्पिटल में इन्होंने कहा कि ये तो आता ही नहीं है, सिर्फ कार्डियोलॉजी विभाग इसमें आते हैं, तो ऐसे क्यों आयुष्मान के अंतर्गत लिया गया है? ये बड़ी शर्मनाक बात है कि अगर हॉस्पिटल लिया गया है तो उसको पूरे विभाग सहित लेना चाहिए, जिससे मरीज किसी भी हॉस्पिटल में जाए उसको सुविधा मिल सके। राज्य के सरकारी अस्पताल तो खस्ताहाल हैं, लिहाजा लोग निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिल रहा। कुछ प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है बड़े बड़े, वो आने को तैयार ही नहीं थे। जैसे कैलाश हुआ, सिनर्जी हुआ, मैक्स हुआ। मैक्स ने अल्टीमेटली बोला मैं कार्डियक और आपकी हड्डी वाला वो करता हूँ। आपका जो सिनर्जी है, सिनर्जी ने कहा मैं आपका कार्डियोथोरैक्सिक सर्जरी करता हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारे अधिकारी लोग हैं और सब लोग इसको बहुत सीरियसली समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2-3 दिनों से ऐसे केसेस आ गए हैं और इसमें सोच होनी शुरू हो गई है। साफ है कि सबसे बड़ी योजना के लिए स्वास्थ्य विभाग के सचिव से लेकर आला अधिकारियों ने पूरा होमवर्क किया ही नहीं, और अगर किया होता तो 10 दिन में ही इतनी बड़ी योजना पटरी से नहीं उतरती।
देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बड़ी खबर देहरादून से, संजय कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज। बीजेपी नेता है संजय कुमार। आईपीसी की धारा 294, 354 और 506 में मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त की। बीजेपी नेता संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज। भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294, 354 और 506 में। हिमालय लिप केयर, स्माइल ट्रेन और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पहल जो दे रही है एक नई मुस्कान हर उस मासूम को जो कटे होंठ और तालू की वजह से खिलखिलाकर मुस्कुरा नहीं पाते। अच्छी बात यह है कि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पहल के जरिए इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है। बस आपको टोल फ्री नंबर्स 1800-208-1930 पर कॉल करनी है। तो आप भी जागरूक रहें और दूसरों को भी करें ताकि कोई भी मासूम मुस्कुराने से पहले न रह जाए, महरूम न रह जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे थे सुप्रभात उत्तराखंड। धन्यवाद।